दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे बिहार के नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम की। राजनीति का ऑपरेशन की चतुराई कोई बीजेपी से सीखे। जब पूरा देश होली खेलने में व्यस्त था और मीडिया में अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध छाया हुआ था, बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। होली के दिन सुबह मीडिया में पुत्र निशांत के राज्यसभा सदस्यता के जरिए राजनीतिक आगाज की चर्चा शुरू हुई, पर होली का खुमार उतरते उतरते साफ हो गया कि दरअसल मुख्यमंत्री के रूप में पिता नीतीश कुमार की 2 दशक से भी लंबी पारी पर विराम लगने जा रहा है। नामांकन के अंतिम दिन यानी 5 मार्च को नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पटना में राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया। जाहिर है, बिना किसी गहमा गहमी के इतने महत्वपूर्ण राज्य में अंजाम दिए गए सत्ता परिवर्तन की पटकथा रातों रात नहीं लिखी गई। शायद ये पटकथा पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के समय ही लिख दी गई थी। इसलिए नहीं कि नीतीश के जनता दल यूनाइटेड की 85 सीटों के मुकाबले बीजेपी 89 यानी 89 सीटें जीत गई थी। दरअसल बीजेपी की सीटें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू से बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उनके पास लालू और तेजस्वी यादव के आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का विकल्प था। बीजेपी से तनातनी के बीच नीतीश कुमार ने वो विकल्प आजमाया भी, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक न बनाए जाने पर 2024 के शुरू में वापस एनडीए में लौट गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें तो मात्र 43 से बढ़कर 85 हो गईं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की करारी हार के बाद नीतीश के पास बीजेपी की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दरअसल सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को मिली सीटें के चलते बीजेपी विपक्ष में मामूली तोड़फोड़ के जरिए पिछले साल ही बिहार में अपने पहले मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर सकती थी, लेकिन उसने नीतीश को सम्मानजनक विदाई का ऑफर दिया। उसी समझौते के तहत अब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। बेशक कुछ लोग 1 मार्च को ही नीतीश के 75 साल का हो जाने का तर्क दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि 75 पार वाले और भी अभी सरकार में हैं। फिर राज्यसभा सदस्यता सक्रिय राजनीति से संन्यास तो नहीं मानी जाती। संभव है राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश को केंद्र सरकार में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिया जाए। जेडीयू द्वारा हरिवंश को तीसरी बार राज्यसभा न भेजने से वहां उपसभापति पद भी रिक्त होने जा रहा है, पर अरसे से जारी स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं के मद्देनजर नीतीश को शायद ही वो जिम्मेदारी सौंपी जाए। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की भूमिका तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन बिहार में सबसे पहले भाजपाई मुख्यमंत्री की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद ही देंगे, लेकिन नया मुख्यमंत्री चुनने पर चर्चा बीजेपी में शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार में भाजपाई कोटे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नाम चर्चा में हैं, पर अतीत का अनुभव बताता है कि पद की दौड़ में बताए जाने वाले लोग बीजेपी में जीत के पोडियम तक कम ही पहुंच पाते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही इस मामले में अपवाद नजर आते हैं। जाति से प्रभावित बिहार की राजनीति में अपने पहले मुख्यमंत्री का चयन बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी ही शैली में ऐसी चुनौतियों से पार पाते हुए हमने उसे कई बार देखा है।
देखना यह होगा कि बीजेपी अपने परंपरागत जनाधार वर्गों में से किसी पर दांव लगाती है या फिर अपने जनाधार में विस्तार के लिए किसी नए वर्ग पर मुख्यमंत्री पद के डोरे डालती है। फिलहाल अगली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की ताजपोशी तय मानी जा रही है। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि परिवारवाद को लालू के विरुद्ध बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले नीतीश अपने पुत्रवाद को कैसे जायज ठहराएंगे। बेशक निशांत के साथ एक और उप मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक समीकरण साधने की सुविधा बीजेपी के पास रहेगी, बशर्ते 19 विधायकों वाले चिराग पासवान भी उस पद के लिए न अड़ जाए। वैसे चिराग को उससे पहले ही साधना जरूरी है, क्योंकि अगर एलजेपी के वोट नहीं मिले तो उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा के लिए चुना जाना मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल के चुनाव परिणाम के मद्देनजर यह बहस का विषय है कि बीजेपी के लिए बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बना लेना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा या उसके बाद की राजनीति। जेडीयू की सीटों में अप्रत्याशित उछाल ने बिहार का राजनीतिक समीकरण बहुत उलझा दिया है। जेडीयू नीतीश के करिश्माई नेतृत्व को इसका श्रेय देना चाहता है, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी 2020 में मात्र 43 सीटों पर भी सिमट गई थी। तब क्या नीतीश कुमार की आखिरी बार की भावुक अपील काम कर गई? बेशक यह भी संभव है, क्योंकि जब तक विवादास्पद टिप्पणियों से इतर तो नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरे नेता और सुशासन भावुक की ही रही है। पर अब जब नीतीश संसद के दोनों सदनों की सदस्यता की अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में उनके साथ पिछले 2.5-3 दशक में जुड़ा जनाधार आने वाले चुनावों में किधर जाएगा। बेशक जाते जाते नीतीश अपने बेटे निशांत की राजनीतिक पारी शुरू कराते दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत विरासत की राजनीति के अनेक उदाहरण बताते हैं कि इस तरह उत्तराधिकारी के जरिए जनाधार ट्रांसफर नहीं हो पाता। नीतीश के राज्यसभा जाने की खबरों के साथ ही पटना में मुख्यमंत्री आवास और जेडीयू कार्यालय में जैसा माहौल दिखा तथा बीजेपी से निकटता वाले अपने ही दल के नेताओं ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा के विरुद्ध नारेबाजी हुई, उससे आंतरिक असहजता का ही संदेश मिलता है। इन नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत कर अस्वस्थ नीतीश कुमार को हाईजैक करने के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों को राजनीति प्रेरित शरारत भी मान लें तो जेडीयू के अंदर से मुखर प्रतिक्रियाएं दल के जनाधार के भविष्य के प्रति संदेह और सवाल पैदा करती हैं। अब जेडीयू समेत अन्य मित्र दलों के सहयोग से बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने जा रही बीजेपी हरगिज नहीं चाहेगी कि 2030 में भी उसे सरकार बनाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़े। वह तभी संभव हो पाएगा जब बिखराव की स्थिति में जेडीयू के जनाधार का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में चला जाए। अगर जेडीयू के जनाधार का बड़ा हिस्सा सामाजिक न्याय के नाम पर आरजेडी की ओर गया तो न सिर्फ आरजेडी को नया जीवन दान मिल जाएगा, बल्कि बीजेपी की चुनावी चुनौतियां और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।